नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश। आप देख रहे हैं जी बिजनेस की खास पेशकश मोदी की टीम 2019। अब न्यू टीम और न्यू इंडिया की बात हो रही है। आज का दिन मोदी सरकार के लिए एक बड़ा दिन था। कैबिनेट रीशफल हुआ, तीसरी बार मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ, विस्तार हुआ और माना जा रहा है कि आने वाले 2019 के चुनाव से पहले ये शायद अंतिम विस्तार या रीशफल हो सकता है। तो नजर लोकसभा चुनाव पर है और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रिमंडल में भारी फेरबदल भी हुआ है। क्या ये एक्सपेक्टेड था? इस पर हम बात करेंगे। नए मंत्रियों के विभागों की अगर हम बात करें तो मोदी सरकार ने अपने कई पुराने मंत्रियों के विभाग बदल दिए हैं। निर्मला सीतारमण बड़ा नाम बनकर उभरा है, रक्षा मंत्री बनाई गई हैं। पीयूष गोयल की बात करें, उनको भी प्रमोशन मिला है, एलिवेट किया गया है उनको। पहले स्वतंत्र प्रभार था, अब न केवल उन्हें कैबिनेट स्तर का दर्जा दिया गया है बल्कि भारी भरकम मंत्रालय दिया गया है। रेल मंत्री बनाया गया है उनको और उनके पास कोयला मंत्रालय भी रहेगा जहां उन्होंने जबरदस्त काम किया था। सुरेश प्रभु से रेल मंत्रालय ले लिया गया है और उन्हें वाणिज्य और उद्योग मंत्री बनाया गया है। उमा भारती के 2 विभाग छीन लिए गए हैं। उमा भारती नाराज भी बताई जा रही थी, लेकिन उनके कामकाज को लेकर बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री बहुत खुश नहीं थे और शायद यही वजह है कि उनसे 2 विभाग लिए गए हैं। नितिन गडकरी को ये दोनों विभाग दिए गए हैं। जल संसाधन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार उनको दिया गया है। मुख्तार अब्बास नकवी को एलिवेट किया गया है। अल्पसंख्यक मामलों के वो स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री थे, अब कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनको दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान की बात करें तो पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ साथ उनको स्किल डेवलपमेंट मंत्री भी बनाया गया है। उनको भी एलिवेशन मिला है, उनको भी प्रमोशन दिया गया है। 3 राज्य मंत्रियों का प्रमोशन हुआ है। गिरिराज सिंह को अपने पुराने मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। राज्यवर्धन सिंह राठौर को खेल मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है, जबकि संतोष गंगवार को प्रमोशन देकर श्रम विभाग में स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री बनाया गया है। संतोष गंगवार से पहले एमओएस फाइनेंस थे। 9 में से 3 नए राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। आर के सिंह की बात करें, जो कि पूर्व आईएएस अफसर थे, ऊर्जा मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार उनको दिया गया है। हरदीप सिंह पुरी, फॉर्मर डिप्लोमैट, उनको आवास और शहरी विकास का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। केजे अल्फोंस को पर्यटन विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। ये तीनों ही नाम जो हमने अभी लिए, ये तीनों ही फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स हैं। अल्फोंस डीडीए के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं, दिल्ली में काफी उन्होंने काम भी किया है और तेज तर्रार सख्त अफसर माने जाते थे। तो जिस चीज का इंतजार था रीशफल का, कैबिनेट एक्सपेंशन का, वो आज हो गया है। और इस रीशफल से, इस कैबिनेट एक्सपेंशन से क्या मैसेज देना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में कुछ खास मेहमान हैं, उनसे आपको रूबरू करा देते हैं, उनका परिचय करा देते हैं। के शर्मा जी हैं बीजेपी से, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ अवधेश कुमार जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, और अनिल आनंद, सीनियर जर्नलिस्ट। आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत अनिल आनंद जी आपसे करेंगे। न्यू टीम न्यू इंडिया, इसी को शायद ध्यान में रखकर ये कवायद की गई है। आपको लगता है कि जो नई टीम बनाई है प्रधानमंत्री मोदी ने, वाकई खरे उतरेंगे? देखिए, मैं कहूंगा न्यू बट नॉट दैट न्यू। अगर आप देखा जाए, 4 ब्यूरोक्रेट्स भी देखे जाए तो 30-30, 40-40 साल की सर्विस गवर्नेंस में रह के फिर कुछ अरसे से कई लोग राजनीति में भी शामिल हो गए, तो उनको न्यू नहीं कहा जाना चाहिए, कहा भी नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरह पहले 2014 में मोदी जी ने सरकार बनाई तो कई नए लोग वाकई आए, जो धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष, सबकी प्रमोशन हुई, ये काम करके प्रमोट हुए हैं। वो सही मायने में नई टीम का एक चेहरा था। वो कहीं उम्मीद तो थी इस बार भी नया टैलेंट भी आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि चूंकि 3.5 साल सरकार के निकल चुके हैं, गवर्नेंस, कई इश्यूज, कई डिफिकल्टीज भी हैं। चाहे सरकार अपना बहादुरी का चेहरा एक दिखाती है, हर सरकार दिखाती है, लेकिन अब क्लॉक इज टिकिंग नाउ, क्योंकि अब पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए 1.5 या 2 साल का अरसा अगर 2018 में करने की जैसे उनकी नियति नजर आ रही है तो और भी समय कम है। बिल्कुल। अब उनको कहीं ना कहीं ज्यादा परफॉर्म करना होगा। अनिल जी, जब आप ये बात कह रहे हैं तो मेरे जहन में एक बात ये आ रही है और लगातार ये चर्चा का विषय भी रहा है, इस बारे में के शर्मा जी आपसे ही जानना चाहेंगे। जिन मंत्रियों से इस्तीफे लिए गए, क्या ये माना जाए, जिस बात को लेकर आलोचना हो रही थी कि इन विभागों में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा, जो ये कहा भी जा रहा है कि परफॉर्मेंस आधार था इस एक्सपेंशन का, इस रीशफल का, तो क्या माना जाए? अगर हम एमएसएमई की बात करें, गंगा रिजुविनेशन की बात करें, स्किल डेवलपमेंट की बात करें या लेबर मंत्रालय की बात करें, ये वो विभाग है जिनके मंत्रियों से इस्तीफे लिए गए, तो माना जाए
कि इन मंत्रालयों में सेटिस्फैक्टरी काम नहीं हुआ? ब्रिजेश जी, देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार का जो विशेषाधिकार है वो माननीय प्रधानमंत्री जी का है, और जो रिसफल होते हैं उसमें ये परफॉर्मेंस एक पार्ट हो सकता है, लेकिन केवल परफॉर्मेंस एक विषय नहीं होता। उसके अलावा बहुत से और चीजें होती हैं, उसके एक रणनीति भी होती है, क्योंकि एक राजनीतिक दल जो है वो व्यक्ति की उपयोगिता को ध्यान में रखते हैं और अपने सामने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हैं कि हम किस लक्ष्य से चल रहे हैं। और ये सरकार, आप पहले से ही आपने देखा होगा कि यह सरकार के जो हर कार्य है उसके पीछे कोई ना कोई एक बड़ी सोच होती है जी। तो निश्चित तौर से मैं ये कहूंगा कि इसको ये कहना कि देखिए साहब वहां परफॉर्मेंस नहीं था इसलिए ऐसा किया, ये मैं इसको के शर्मा कह रहे हैं कि जो मैं ये मानता हूं सर, आप जो कह रहे हैं कि एक सोच होती है, हाँ, ये प्रधानमंत्री मोदी जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे एक बड़ी सोच होती है। हमारे साथ राहुल गुप्ता जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से, अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है राहुल आपका। के शर्मा कह रहे हैं कि जब भी इस तरह की कोई कवायद होती है उसके पीछे एक सोच होती है। कांग्रेस क्या सोचती है जो आज कवायद हुई है, जो एक्सपेंशन हुआ है, रीशफल हुआ है? देखिए, जो उन्होंने बोला कि मैं मानूंगा एक सोच होती है, पर सोच का कभी भी अमल नहीं होता है। 2014 में यही मोदी जी ने अच्छे दिन आने वाले के वादे के नाम पर पूरे देश से वोट लिए। आज 3.5 साल बाद हम जब जमीनी हकीकत देख रहे हैं, वो नौकरियों की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, जीडीपी की बात हो, नोटबंदी की बात हो, जीएसटी की बात हो, हर मामले में हम देख रहे हैं कि ग्राउंड लेवल रियलिटी अलग है और सरकार द्वारा जो मार्केटिंग किया जा रहा है वो अलग है। अब न्यू इंडिया का एक नया स्लोगन दिया गया है। मेरी सिर्फ इतनी बात है कि जिस सरकार को जनादेश 5 साल का मिला है, वो 5 साल के आगे की बात कैसे कर सकती है? मिशन 2022, मिशन 2020, इसका मतलब आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि जो 5 साल विजन तो राहुल, विजन तो हमेशा वो नहीं कर पाए। अरे विजन तो हमेशा लॉन्ग टर्म होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आप छोटे समय के लिए लक्ष्य थोड़ा निर्धारित अच्छे दिन आने वाले, नहीं, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ। विजन लॉन्ग टर्म हो सकती है, पर अगर 5 साल के लिए आपको जनादेश मिला है, तब जनता को जो आपने वादे किए थे, महंगाई के वादे हो, वो नौकरियों के वादे हो, महिला सुरक्षा के वादे हो, उद्योगों के वादे हो, मेक इन इंडिया का वादा हो, कहीं ना कुछ तो उसका अमलीकरण या इंप्लीमेंटेशन दिखे। मैं एक नॉर्मल एक नागरिक की तरह से बात कर रहा हूं कि सिर्फ मार्केटिंग से आप कब तक चलेंगे? देश की जनता आज 3.5 साल के बाद आप पूछ रही है कि मोदी जी अच्छे दिन आपके तो आ गए, हमारे कब आएंगे? क्योंकि हमारे तो अच्छे दिन आए नहीं और दिख भी नहीं रहा है 1.5 साल में आएगा। तो ये मानना कि कैबिनेट रीशफल से एक नया स्लोगन अभी आया है कि न्यू इंडिया, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा, मैं नहीं मानता हूं। क्योंकि पूरी सरकार की जो सोच है, जो रणनीति है या जो अमलीकरण का प्लान है, किसी एक व्यक्ति से कुछ नहीं होता। चलिए, कांग्रेस मानती है कि इससे कुछ होने वाला नहीं। अवधेश जी, आप क्या सोचते हैं आज जो कुछ भी हुआ, जो एक्सरसाइज आज हुई है? देखिए, ये इसमें मैं ये तो नहीं कहूंगा कि चेहरा बदल गया है मंत्रिमंडल का, लेकिन चरित्र बदलने की जरूर कोशिश हुई है। भले पुराने चेहरे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस के आधार पर जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है उनको प्रोन्नति दी गई है। जिनके बारे में संभावना थी, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स रहे हों या फिर वो नेता रहे हों, जिन्होंने अपने क्षेत्रों में काम करके बेहतर प्रदर्शन किया था, उनको के शर्मा कह रहे थे कि जब रीशफल होता है या एक्सपेंशन होता है, उसके पीछे सिर्फ परफॉर्मेंस ही आधार नहीं होता है, तो और क्या आधार होगा? संसदीय लोकतंत्र में जो चुनाव आधारित प्रणाली होती है, तो पार्टियां उसमें कई पहलुओं पर विचार करती है, जिसमें क्षेत्रीय संतुलन, जातीय सामाजिक संतुलन, राज्यों में विधानसभा का चुनाव। लेकिन आप इस परिवर्तन को अगर देखेंगे तो वो इन कसौटियों पर खरा नहीं उतरता है, क्योंकि हिमाचल और गुजरात में विधानसभा चुनाव थे, वहां से तो कोई मंत्री लिया नहीं गया है। मध्य प्रदेश से 1 मंत्रालय खाली हुए थे, 1 लिए गए हैं। राजस्थान से जरूर 1 लिया गया है। केरल में तो कोई चुनाव नहीं, बिहार में कोई चुनाव नहीं है, 2 मंत्री लिए गए हैं। इसलिए मैं ये मानता हूं कि देखिए, न्यू इंडिया का जो कंसेप्ट है प्रधानमंत्री का, वो 2022 का है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए 2019 को पार करना जरूरी है। और 2019 में नरेंद्र मोदी देश को संदेश देना चाहते हैं कि हमारा मंत्रिमंडल उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला है, और वो प्रदर्शन करके हम दिखाएंगे। क्योंकि नहीं तो 2014 का जो घोषणा पत्र है वो निकाल के विरोधी उनके सामने रखेंगे कि आपने क्या किया है। तो मैं ये मानता हूं कि आज का जो परिवर्तन है वो 2019 को ध्यान में रखते हुए बेहतर प्रदर्शन के संभावनाओं को आधार बना करके किया गया है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसका चेहरा भले पूरी तरह नहीं बदला हो, लेकिन इसके चरित्र में, मंत्रिमंडल के चरित्र में जरूर बदलाव हुआ है। आखिर रक्षा मंत्रालय, इंदिरा गांधी तो प्रधानमंत्री थी, एक महिला को देना, अब कैबिनेट
कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अफेयर्स में 2 महिलाएं हो गई, जो भारत में पहली बार हो रहा है, इसके पहले नहीं था। तो ये सब चरित्र बदलना ही है। कृषि में अगर थोड़ा सा काम की में कमी थी तो वहां एक ऐसे व्यक्ति को राज्य मंत्री बनाया गया है जो किसानों के क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहा था, साथ ही जो टेक्नो सेवी भी रहा है। बिल्कुल, गजेंद्र सिंह शेखावत की आप बात कर रहे हैं, जो आधुनिक तरीके से किसान जिए इसके लिए काम करता। तो किसान मोर्चा के महासचिव भी रहे हुए हैं और किसानों की समस्याओं को अच्छी तरह से समझते हैं। तो ये जो विभागों का बंटवारा है वो इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर किया गया, अवधेश जी आप ये मानते हैं? बिल्कुल। देखिए, जिसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं था उनके या तो विभागों में थोड़ी कमी की गई है, उनको हटाए गए हैं। जिनसे बेहतर परफॉर्मेंस की संभावना है उनको दिए गए। उदाहरण के लिए गंगा मिशन प्रधानमंत्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषित लक्ष्य है जो 2019 तक पाना था। उस क्षेत्र में उतनी प्रगति नहीं हुई, तो उमा भारती से वो मंत्रालय ले लिया गया और नितिन गडकरी को वो दिया गया है जो कि एक बेहतर परफॉर्मर माने जाते हैं। बिल्कुल, ये बात जो है कई डिपार्टमेंट्स पे लागू होती है। जो जिन मंत्रियों से इस्तीफे लिए भी गए थे, आपने गंगा रिजुवेनेशन की बात की है, स्किल डेवलपमेंट की भी अगर हम बात करें तो वो भी अब धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट है और उन्होंने परफॉर्म किया है। प्रधानमंत्री का जो आर्थिक सपना है रोजगार देने का, स्टार्टअप इंडिया का, इन सबको तो स्किल डेवलपमेंट से ताकत मिलेगी। चलिए इस पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक जो आलोचना हो रही है के शर्मा जी इस विस्तार के बाद, वो ये है कि बीजेपी के पास क्या योग्य व्यक्तियों की कमी है? क्यों वो 4 ब्यूरोक्रेट्स को लेकर आते हैं, उनमें से 2 तो ऐसे हैं जो किसी भी सदन के सदस्य भी नहीं है। तो क्या बीजेपी में योग्यता का अकाल है? मैं समझता हूं कि ब्रिजेश जी इस तरह की जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं वो पूरी तरह से राजनीतिक रूप से एक तरह से मैं कहूँगा दिवालियापन का बयान नहीं है। क्योंकि आप ये देखें कि 76 मंत्रियों में जो 3 या 4 जो है ब्यूरोक्रेट से यदि मंत्री अभी बने हैं तो उसको लेकर ये कहना कि साहब टैलेंट की कमी है, बाकी क्या वो बीजेपी के नहीं है। और एक नहीं आज जो 9 बने उनमें से 4 की बात नहीं। देखिए, ब्यूरोक्रेट भी मंत्री बनते रहे हैं और आप तो जो लोग ये टिप्पणी कर रहे हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं उस दल से कि उनके तो प्रधानमंत्री ही ब्यूरोक्रेट थे। मनमोहन सिंह जी क्या थे? मनमोहन सिंह जी कोई पॉलिटिकल थे क्या? वो तो सभी ब्यूरोक्रेट थे। और एक नहीं, उनकी तो पूरे टीम में जो है तमाम ब्यूरोक्रेट जो है मंत्री बने। ठीक। तो ये कहना ये क्या है, जब कोई तर्क ना, कोई आपके पास आरोप ना हो तो आप ऐसे आरोप लगाए जिनका की कोई आधार नहीं है। एक महज आरोप लगाना है तो आप आरोप लगा रहे हैं। मैं समझता हूं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो ब्यूरोक्रेट भी होते हैं वो भी अच्छे प्रशासक होते हैं। यदि उनकी उपयोगिता अच्छी जगह हो सकती है तो उनको करना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति थोड़ी ना है। ठीक, चलिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वाकई ब्यूरोक्रेट रहे हैं और उसके बाद मंत्री पद उन्होंने संभाला भी है, उस पर बात करेंगे। लेकिन जो अवधेश जी भी बात कर रहे थे कि पहली बार एक रक्षा मंत्री का पद निर्मला सीतारमण एक महिला को दिया गया है। फुल फ्लेजेड अगर बात करें तो पहली डिफेंस मिनिस्टर हैं महिला, इससे पहले इंदिरा गांधी रह चुकी हैं। उनके इस पद संभालने के बाद किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आइए सुन लेते हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने क्या कहा। जहां तक रक्षा विभाग का प्रश्न है, मेरे साथ जिन अधिकारियों ने सहयोग किया और सेनाओं ने के सभी विंग्स ने सहयोग किया, मैं उनका आभारी हूं। पिछले 5-6 महीने जो मुझे इस बार उनके साथ काम करने का मौका मिला, कई निर्णय हम लोग ले पाए और मुझे पूरा विश्वास है कि श्रीमती निर्मला सीतारमण जो अपनी मेहनत और काबिलियत से इस स्तर पर आई हैं कि इस देश की वो रक्षा मंत्री बनी हैं, वो इसी मार्ग में आगे बढ़ेंगी। जहां तक इस देश का सवाल है, ये पहली बार है इस देश के इतिहास में कि 2 महिलाएं कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में हैं और दोनों अपनी काबिलियत के आधार पर हैं। सुषमा जी पहले से हैं और अब निर्मला जी भी उसमें आएंगी। ये इस देश के लिए भी बहुत ही सुखद अवसर है। और ये भी बड़ी सुखद बात है अनिल जी की जब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की सदस्य होती थी निर्मला सीतारमण, उस समय उनकी योग्यता को पहचाना था सुषमा स्वराज ने और वही उनको मेन स्ट्रीम में लेकर भी आई थी। चलिए राहुल गुप्ता, आप कांग्रेस की अगर बात करें तो लगातार आप लोग आलोचना करते रहे हैं कि मोदी जी डिफेंस मिनिस्टर नहीं रख पाए हैं अभी तक। अब तो खुश होंगे कि निर्मला सीतारमण की नियुक्ति हुई है, सक्षम महिला है।
नहीं, देखिए, कभी कोई भी सक्षम व्यक्ति एक पद पे दिया था तो खुशी की बात है, उसमें देश के लिए कोई उसमें एक महिला का होना एक अच्छी चीज है। मैं यहाँ पे 2 सवाल करना चाहूंगा। अभी मेरे मित्र ने बताया, पैनलिस्ट थे, कि योग्यता के आधार पर ही ये सरकार ने ये लोगों को चुना है। आपने ही बताया कि उमा भारती, क्योंकि ये गंगे प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था तो नितिन गडकरी को दिया गया। आप ही कह रहे हैं कि उमा भारती जी का काम अच्छा नहीं था, तो फिर इनको पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय क्यों दिया गया? क्या वो मंत्रालय ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? मेरा ये कहना है कि कोई भी कैबिनेट रिसफल जो होता है वो सरकार की योजनाओं को नीचे के तबके के आदमी तक पहुंचाने के लिए होता है। मेरा ये मानना है कि 3.5 साल के बाद में सरकार का ये रियलाइज करना कि हम हमारा काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ये कैबिनेट रिशफल से निकल के आती है। 3.5 साल तक आपके पास फुल टाइम डिफेंस रक्षा मंत्री। चलिए, आपने उमा भारती की बात की तो मैं के शर्मा से रिएक्शन ले लेता हूँ। सुरेश, नहीं, अवधेश आ रहे हैं। एक मिनट रेलवे मंत्रालय की बात थी। राहुल, आपने उमा भारती का जिक्र किया तो के शर्मा से ले लेते हैं। के शर्मा, क्या ये इसके पीछे यही वजह है कि उमा भारती नाराज भी चल रही थी और कद्दावर नेता हम सभी जानते हैं, न केवल एमपी में, यूपी में भी अच्छा खासा उनका होल्ड है, तो क्या आला कमान उनको नाराज नहीं करना चाह रहा था? उनसे 2 अहम मंत्रालय लिए गए लेकिन फिर भी मंत्री उनको बनाए रखा गया है, सैनिटेशन और पेयजल विभाग उनको दिया रखा गया है। देखिए ब्रिजेश जी, ये प्रश्न कांग्रेस के मेरे मित्र उठा रहे हैं। मैं कांग्रेस के मित्र को एक इनके यूपीए 2 के रिसफल का एक जानकारी दे देता हूं। जवाब दीजिए। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए जनाब, जो प्लीज सुनिए। आपने जब सेकेंड रिसफल किया, आपने 22 मंत्रियों को शपथ दिलाई थी। उन 22 मंत्रियों में आपने 7 कैबिनेट मंत्री ड्रॉप किए थे, आपको याद है? मैं गिना देता हूं आपको नाम। याद है। आप मुझे इसका जवाब दीजिए, फिर हम बात करेंगे। अभी आपकी सरकार है, आपने इस्तीफा ले लिया था जनाब। 7 और 10 कैबिनेट मंत्री, अभी हम सिर्फ 10 कैबिनेट मंत्री के विभाग बदले थे आप। और आपको याद होना चाहिए न्यू इंडिया को करके चलेंगे, उसके बाद आप जवाब दीजिए। मंत्रालय से गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय से वित्त मंत्रालय और प्रणब मुखर्जी जी को रक्षा मंत्रालय से वित्त मंत्रालय, ये जो घुमाते थे ये किसका पर्चा? कुछ नहीं जानना है। विदेश मंत्रालय, ये आप जो ट्रांसफर कर रहे थे, तो क्या ये अक्षम लोग थे उसमें? डिस्कशन आप क्या मानते हैं? बताइए कि ये क्यों किया? आप अपने कर्म, आपको अपने कारनामे याद सवाल पूछेंगे और आप भूल गए। सुरेश प्रभु जी के बारे में बता दीजिए। आपने पवन बंसल को भ्रष्टाचार के आरोप में हटाया। बता दीजिए 5 उमा भारती, अगर ये मंत्रालय आपने ही बोला कि इम्पोर्टेंट था, इसीलिए गडकरी जी को दिया गया, नहीं है, आप क्या बात? उमा भारती जी से क्यों ले लिया? चलिए, भाजपा डिसाइड नहीं करेगा कि हमको आपके पास जवाब नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। वो कई आपके पास जवाब नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। पर रखकर किया जाता है। यदि ये देखें, इन्होंने 4 रिसफल किए, इसमें इनके 10-10 कैबिनेट मंत्री जो है यानी चेंज किए गए, 7 को ड्रॉप किया इन्होंने। उमा भारती के बारे में बताइए। उनसे 2 विभाग लिए गए, 2 अभी भी छोड़ दिए, उनको मंत्री बनाए रखा गया है, क्या वजह रही? नहीं, वजह तो ये तो देखिए, तो प्रधानमंत्री जी का प्रोगेटिव है, उन्होंने जो चीज समझा उस ढंग से उन्होंने किया। उनको लगा होगा कि उसमें कार्य जो है और अच्छे से करने के लिए हम इसको भी ऐड कर सकते हैं। ठीक। और आप भी मानते हैं कि जिसका जिक्र अभी अवधेश जी कर रहे थे कि गंगा सफाई एक बड़ा मिशन था, बड़ा सपना है प्रधानमंत्री का, उस पर वो खरी नहीं उतरी? नहीं, ये इस देखिए, रिसफल को ब्रिजेश जी आप खरे उतरने और न उतरने इससे नहीं जोड़ सकते। नहीं, फिर आप जो चेंजेस होते हैं वो किस बिना पे होते हैं? और गति कैसे दे सकते हैं? चेंजेस किस बिना पे होते हैं? नहीं, चेंजेस तो उसके कई आकलन होते हैं, उनकी कई जिम्मेदारियां भी अन्य तय की जाती हैं। उनकी उपयोगिता को भी ध्यान में रखा जाता है कि क्या उनकी उपयोगिता संगठन की दृष्टि से कहीं लेना है, कहीं और काम लेना है उनका, वो सारी चीजों को आकलन करते हुए किया जाता है। लेकिन उमा भारती को संगठन में भी तो नहीं जा सकती है, वो तो मंत्री बनी है। अनिल आनंद, आप क्या कहेंगे? उमा भारती को लेकर ये बार बार कहा जा रहा है कि वो नाराज भी हैं और आलाकमान ये भी चाहता है कि उनकी नाराजगी किसी तरह दूर हो, वो नाराज ना रहें, क्योंकि उनकी पैठ है जनता के बीच में, इसलिए उनको मंत्री बनाकर रखा गया है। लेकिन फिर भी उनसे 2 अहम विभाग ले लिए गए हैं। देखिए, ये विभाग उनके दिल के बहुत करीब था। आपको याद हो, जब वो मंत्री बनी उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट्स दी कि उनके दिल के बहुत करीब था, क्योंकि वो धार्मिक प्रवृत्ति की भी एक शख्सियत है उनकी। कहीं ना कहीं कमी रही है। ये आसान काम नहीं है।
गंगा क्लीनिंग या यमुना क्लीनिंग या बड़े बड़े दरियाओं को काम करना, अगर आप कहें कि हम 3 साल में समेट के, जैसे कि उमा जी ने कहा कि 1 साल के अंदर मैं करके दिखा दूंगी, ये बहुत मुश्किल काम है। ये एक तो इतने बड़े बड़े दरिया और इतनी पोल्यूशन हो गई है, मतलब आप कहीं, आप तो खैर गए भी होंगे, स्ट्रेच आप हरिद्वार से शुरू होकर नीचे तक चले जाएं, आपको अंदाजा होगा कि कितना बड़ा काम है ये। इसको आप समय सीमा 100 दिन की समय सीमा या 1 साल की समय सीमा में नहीं बांध सकते। और ये केवल एक मंत्रालय का काम नहीं है, मेरा ये मानना, क्योंकि मैंने वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री कवर की है। पानी का एक सब्जेक्ट जो है वो कई विभागों में बटा हुआ है हिंदुस्तान में। नदियां कभी नेशनल हैं तो कभी स्टेट लेवल की, इसमें बहुत कंफ्यूजन है। फिर परफॉर्मेंस का पैरामीटर क्या होगा अनिल जी? कैसे मापेंगे? देखिए, ऐसा है कि आपको कम से कम 100 दिन का कोई पैमाना तय करते, क्या 100 दिन में हम ये करने वाले हैं, उसके आगे 100 दिन में ये करने वाले हैं। अगर आप ये कहें कि 100 दिन में पूरी गंगा को हमने साफ करना है या 1 साल के अंदर करना है, नामुमकिन है। 2019 का टारगेट आपको लगता है कि कम रखा गया, ये समय सीमा और होनी चाहिए? इसके लिए बहुत समय चाहिए होगा। आप एक तो ये मैन मेड कैटास्ट्रोफी है जो हमने पोल्यूशन क्रिएट कर दी दरियाओं में, और दूसरा एक कुदरत से भी लड़ना है आपको एक तरह से। जी, तो क्या इस आधार पर जो अनिल जी बात कर रहे हैं, अवधेश जी, उसके आधार पर क्या फिर ये कहा जाए कि प्रधानमंत्री ने उमा भारती को अगर हटाया है इन विभागों से तो वो ठीक नहीं किया? एक छोटा सा बात करके फिर ठीक है। इसमें जैसे शर्मा जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा, कई कारण होते हैं इसमें, लेकिन मुझे लगता है उमा भारती के केस में भी, और कहीं ना कहीं, हालांकि सजा नहीं है, प्रभु को वो भी अच्छी मिनिस्ट्री मिल गई, सुरेश प्रभु को भी, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो पब्लिक एक परसेप्शन बन जाता है, जिस परसेप्शन पे चुनाव भी लड़े जाते हैं, किसी को करप्ट भी घोषित कर दिया जाता है, किसी को ऑनेस्ट घोषित किया जाता है। कहीं ना कहीं परसेप्शन की लड़ाई में भी उमा भारती और सुरेश प्रभु सरीखे जो लोग हैं, अब आप क्या गारंटी है कि आप ट्रेन के एक्सीडेंट नहीं होंगे? बिल्कुल, सिस्टम तो वही झरझर है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो और अवधेश जी, पहले ये आप जो सवाल मैं आपसे कर रहा था वो उसका जवाब दीजिए। देखिए, गंगा मिशन जो है वो 5 साल में चरणबद्ध उसकी योजना थी। जिन लोगों ने, अनिल आनंद जी ने अगर कवर किया है तो इनको पता होगा 2015 तक क्या प्राप्त करना है, 2016 तक क्या प्राप्त करना है, 2018 तक क्या प्राप्त करना है, और 2019 में जाके उसको संपूर्ण सफाई की 5 साल की योजना थी। तो उन्होंने बुरा काम किया ये नहीं, लेकिन मैंने जो आरंभ में कहा कि जिन मंत्रियों का परफॉर्मेंस अपेक्षानुरूप नहीं रहा, उनके कुछ विभाग भी दूसरों को दे दिए गए हैं, जिसमें उमा भारती भी शामिल है। तो उन लक्ष्यों के अनुरूप जो प्राप्ति करनी थी वो नहीं हुई है, और सरकार को कम से कम गंगा मिशन एक ऐसा लक्ष्य है जो उनको नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में कहते रहे हैं कि गंगा को साफ करके हमको देना है, हमारी पवित्र नदी है, माता है देश के लिए। तो वो बिल्कुल जनता उनसे पूछेगी कि 5 साल का आपने टारगेट बनाया, अभी तक जो किया वो अचीव क्यों नहीं हुआ? तो जाहिर है कि अचीवर को, जो कि काम कर सकता है, वैसे व्यक्ति को चीज दी गई है। बिल्कुल, आपने जो बात कही, बनारस जब जाएंगे प्रधानमंत्री, शब्द बदल दीजिए, लेकिन प्रदर्शन तो आधार मानना ही पड़ेगा। बिल्कुल, बनारस जब जाएंगे तो आपने कहा कि जनता पूछेगी, तो वाकई प्रधानमंत्री ने बनारस में कहा भी था कि गंगा सफाई उनके दिल के बहुत करीब है, और उसको लेकर वो कितने गंभीर हैं इस रीशफल में वो सामने निकल कर भी आता है। और राहुल, मुझे बताया गया है कि आप को जल्दी जाना है, इसलिए आखिरी सवाल आपसे, ये तो एक रूटीन एक्सरसाइज है, आप लोगों की सरकार के दौरान भी होती रहती है, तो इसमें इतना हर्ज क्या है? और अगर ये कोशिश हो रही है कि जो तमाम लक्ष्य सरकार ने तय किए हैं उसे हासिल किया जाए और उसके लिए थोड़ा बदलाव करना पड़े, तो उसमें हर्ज क्या है आप लोगों को? नहीं, देखिए, कोई भी हर्ज नहीं है, ये सरकार का एक अंदरूनी मामला है, करना ही चाहिए, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं। बात ये है कि जिस प्रकार से इसका मार्केटिंग किया जा रहा है कि ये न्यू इंडिया की न्यू टीम, जैसे आपका ये एक स्लोगन है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक रूटीन एक्सरसाइज है। 3.5 साल के बाद में अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखेंगे तो सरकार कई अपने ही मापदंडों पर खरी नहीं उतरी है। हम उसके सामने हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं, हम रोजगारी के आंकड़ों की बात हो या जीडीपी के आंकड़ों की बात हो या महंगाई की बात हो, हम सिर्फ उसकी बात करें कि आप कहीं भी कोई भी नीति अपनाए, लास्ट में देश ये चाहता है कि उसका परिणाम क्या है, व्हाट इज द रिजल्ट। तो जब 3.5 साल का हम आकलन करेंगे तो जो परिणाम की बात है, कहीं भी अपने पैरामीटर्स पे ये सरकार खरी नहीं उतर रही है, तब ये मंत्रियों को इंडक्ट करने से हम ये माने कि, क्योंकि एक प्रकार की एक सरकार का कैंपेन का हमेशा भाग होता है कि पुरानी विफलताओं को भुला दो और नई चीजें चालू करो, तो न्यू इंडिया का स्लोगन देकर सरकार अपनी विफलताओं से दूर नहीं भाग सकती है, और उनको इस देश की जनता को परफॉर्म करके दिखाना होगा, तभी जनता को विश्वास होगा। चलिए, आप के.के. शर्मा जी से जवाब सुन लीजिए, फिर जाइएगा। के.के. शर्मा जी।
देखिए कांग्रेस के मित्र जो आकलन की बात कर रहे हैं, तो ये तो विपक्ष में इनका आकलन कहाँ हमारे लिए फेवर में होगा, लेकिन जो आम जनता जो आकलन कर रही है, मैं विपक्ष जनता का आकलन की बात उस आकलन को हमें समझना है। और आम जनता इस 3.5 साल के इस सरकार के कार्यकाल के कार्यक्रमों को देख रही है कि यह सरकार का आज जो नेतृत्व है, मोदी जी के नेतृत्व में आज देश में एक विश्वसनीय, निर्णायक और संवेदनशील नेतृत्व है। और इस सरकार की नीतियां जो हैं वो गरीब कल्याण, गरीब जो है उन पर केंद्रित है, आधारित है। और इस सरकार की जो नीयत है वो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं हर चुनौतियों से सामना करना, हर चुनौतियों को फेस करने का है। और जनता इस बात को अच्छे से समझ रही है और वो देख रही है। और इसीलिए आपने चाहे जो के एक आकलन का एक दृष्टि ये भी होता है कि इस बीच जो चुनाव होते हैं उस चुनाव के परिणामों को भी लोग ध्यान में रखकर ये देखते हैं कि ये सरकार किस ढंग से चल रही है। तो वो परिणाम भी आपके सामने हैं, कितने राज्यों के चुनाव हुए हैं और उन राज्यों में किस ढंग से जो है लोगों ने समर्थन दिया है। बात तो सही है राहुल, तमाम जगह से जो भाई आप सरकार अगर काम कर रही तो आप जज कैसे करेंगे? आप जज कैसे करेंगे? जनता उसको स्वीकार कर रही है, नकार रही है। एक लाइन कह दूं, चुनाव के नतीजे 10 जनपद और 24 अकबर रोड से ये कवर होने वाला नहीं है। नहीं, आप देखिए, मैं उस प्रकार की निम्न प्रकार की व्यक्तिगत टिप्पणी में नहीं पढ़ूंगा। 10 जनपद और ये आप उसी में रहेंगे क्योंकि आपको डर लगता है उन लोग से, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहूंगा। मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूं। उसमें डरने का कोई इशू नहीं है। नहीं, डरना और समझना आपको देखना है। कम हुई है, हमें जो है आपके 10 जनपद के आंकड़ों की जरूरत नहीं है। GDP 2% कम हुई है। जनता के आकलन की जरूरत है और जनता जो है आकलन करके हमें दे रही है। नौकरियां नहीं मिली है 2 करोड़, ये जनता के आंकड़े आप लेके घूमते रहिए। वो आंकड़े आप जो है कुछ नहीं मिला, यहाँ बनाते रहिए। जनता देख रही है कि उसको क्या मिल रहा है। आप ही की RBI के आंकड़े हैं कि 99% नोट वापस, ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये कांग्रेस के आंकड़े नहीं है। आप जनता को कहीं ना कहीं, आपको सिर्फ चुनावी राजनीति से बाहर आइए, जनता देख रही है। इस प्रकार का आपके अहंकार को जवाब देगी। परिणामों पर ही आप अपने अहंकार से बाहर आ जाइए। परिणामों पर ही डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है, आप चुनाव जब आते हैं तब परिणामों पर ही अपनी राय देती है। लोग थक चुके हैं आपकी पॉलिसी से। आप जरूर थक गए हैं क्योंकि आप बेरोजगार हो चुके हैं, इसलिए आप अभी बेरोजगारी से थके हुए हैं। हमारे नहीं आए। जनता कहीं थकान में नहीं है, जनता में बहुत उत्साह है, जनता में नेतृत्व को लेकर बहुत उत्साह है, जनता में सरकार के कार्यक्रमों को लेकर उत्साह है। आप थक चुके हैं, आप थके भी रहिए। और यही आपको अभी आपके भाग्य में है। देश का किसान परेशान, और ये आपको अभी लंबे समय तक झेलना है, इसलिए और थोड़ी साहस और शक्ति आपको इसकी हम कामना करेंगे 2019 में। चलिए राहुल, आपके पास समय कम है, लेकिन आप जनता की बात कर रहे हैं। जनता तय कर देगी। आप जहां पर मौजूद है इस समय, गुजरात में इलेक्शन होने वाला भी है, तो साफ हो भी जाएगा जनता क्या चाह रही है। परेशान है, वाकई परेशान है या उत्साहित है, जैसे कि के शर्मा कह रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया राहुल हमसे जुड़ने के लिए और इस चर्चा में भाग लेने के लिए। हम चाहते थे कि आप पूरे समय बने रहे, लेकिन आपको जल्दी है। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए लौटते हैं और अवधेश जी आपसे पीयूष गोयल जी की बात करते हैं। रेल मंत्रालय जैसा बड़ा जिम्मा उनको दिया गया है और वो परफॉर्मर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पावर मिनिस्ट्री में उन्होंने जबरदस्त काम किया है, चाहे वो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हो, रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो। उन्होंने जो तमाम लक्ष्य तय किए थे, कहीं ना कहीं उनको हासिल किया है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया उन पर। आप मानेंगे? देखिए, बिल्कुल रेल मंत्रालय को बदलना तो था, क्योंकि हालांकि प्रधानमंत्री का पहला चॉइस तो सुरेश प्रभु ही थे। उनको शिवसेना से निकाल के, शिवसेना के विरोध के बावजूद त्याग पत्र दिला करके उनको ला करके दिया था और एक लक्ष्य भी था रेलवे में रिफॉर्म का। और प्रधानमंत्री अपने भाषणों में भी चर्चा करते हैं और एक बड़ा लक्ष्य है रेलवे को रिफॉर्म करके और बिल्कुल जो है उसको जनता के अनुरूप और माल ढुलाई के अनुरूप और विश्व के मानकों के अनुरूप बनाने का एक लक्ष्य है। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी जो है मिली है। और इस मंत्रिमंडल के फेर बदल के कुछ जो यूएसपी हैं, उनमें एक ये भी है कि पीयूष गोयल को रेल मंत्रालय दिया जाना, ये बड़ा परिवर्तन है। अब रेल मंत्रालय उनको मिला है तो उनके सामने जो चुनौतियां हैं उस अवधेश जी, सरप्राइज है या एक्सपेक्टेड था आपको? नहीं, सरप्राइज नहीं है, सरप्राइज नहीं है। जब सुरेश प्रभु को अगर बदलना है, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दिया, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि थोड़ा इंतजार कर लीजिए, क्योंकि नितिन गडकरी जी का नाम भी आ रहा था। उन्होंने अनिच्छा जताई कि हम नितिन गडकरी जी जो काम कर रहे थे, देखिए कुछ मंत्री ऐसे हैं जिनसे पूछ कर ही प्रधानमंत्री विभाग बदलते हैं, जो
बड़े कुछ मंत्री हैं कि उनको उनकी सहमति लेकर के, अगर नितिन गडकरी इससे सहमत नहीं थे, यानी वो जो काम कर रहे हैं, जो कुछ बाकी है उसको पूरा करना चाहते थे, तो उनको आप नहीं ला सकते हैं जबरदस्ती। अब ये बताइए कि समय कम है, अब करीब 1.5 साल के आसपास का समय है। इसमें चुनौतियों की अगर हम बात करें पीयूष गोयल के लिए, तो क्या चुनौतियां हैं? सबसे चुनौती तो यह है कि जिस कारण गए हैं सुरेश प्रभु ने छोड़ा है कि एक सप्ताह में जो है 3 दुर्घटनाएं हो गई। रेल सेफ्टी, एक तो रेल की सुरक्षा जो है वो उनकी चुनौती है। दूसरा है कि रेल को जो प्रधानमंत्री ने अपने शपथ ग्रहण के बाद जो भाषणों में सपना दिखाया था कि बिल्कुल जापान और चीन और उसके तरह हमको रेल को बनाना है, उसमें वो कहां तक सफल होते हैं? यात्रियों की सुविधाओं का है, किराया जो इधर प्रीमियम रेलों और बाकी का जो बढ़ा है जिसके कारण लोग असुविधा महसूस कर रहे हैं, उनको संतुलन में लाने का है। तो ये रेल के सामने कई चुनौतियां हैं, मुझे लगता है। लेकिन ये यहाँ पे घूम फिर के बात अनिल जी ये आती है कि पॉलिसी जो बनी थी वो तो कैबिनेट ही तय करती है, ठीक है, रेल मंत्री प्रस्ताव देते हैं, कैबिनेट उसको अप्रूव करती है। तो पीयूष गोयल अगर बनते हैं मंत्री, तो उन पॉलिसीज में क्या आमूलचूल परिवर्तन थोड़ी ना हो जाएगा? ये कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर वो कुछ कड़ाई कर सकते हैं, या जो थोड़े बहुत लूप होल से उसको प्लग कर सकते हैं। ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, और इसको अगर आप इन टोटलिटी पूरी गवर्नमेंट के संदर्भ में लें कि क्या चीजें चुनाव से 1.5 साल पहले बदल सकती हैं, पॉलिसी ट्रैक बदला जा सकता है, तो सवाल का जवाब है ना। समय बहुत कम है, आपको उन्हीं पॉलिसी को लूप होल्स प्लग करके सुदृढ़ करके आगे बढ़ना होगा। जहां तक पीयूष गोयल साहब का मसला है, उनका सबसे बड़ा चैलेंज उनका होगा, सुरेश प्रभु ने भी उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम किया है। अब किस तरह से किया, कितना हुआ, इसका आंकलन अभी होगा। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा, अगर आपको ट्रेन एक्सीडेंट्स को रोकना है, हादसों को रोकना है, तो एग्जिस्टिंग सिस्टम जो हमारा सेटअप जो है, करीबन 60,000 किलोमीटर से ज्यादा की रेलवे लाइंस हैं, झरझर हैं बहुत सारी जगह पे, उनका मेंटेनेंस, उनका अपग्रेडेशन, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। कहीं ना कहीं नए प्रोजेक्ट्स के चक्कर में हर सरकार, मैं इस सरकार को भी ब्लेम नहीं कर रहा हूं, नई ट्रेन चलाने के एक बहुत अच्छा काम इस सरकार में हो गया, नई ट्रेन चलाने की होड़ इन्होंने बंद कर दी कि जब तक आप मौजूदा सिस्टम को, मौजूदा ट्रेन को उनको आप अच्छी तरह ना चला पाए, तो और हर बजट में, रेल बजट में कम से कम 100-200 ट्रेन नहीं आ जाती थी, कितनी चलती थी, कितनी बंद होती थी, वो एक अलग स्टोरी है। तो सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगता है कि पीयूष गोयल साहब के लिए यही होगा कि तंत्र जो मौजूदा है इसको कैसे सुदृढ़ करना है। बुलेट ट्रेन आना, ये चीजें आना, अपग्रेड, ये नई चीजें आती रहेंगी, लेकिन जब आपका पहला सिस्टम जो झरझर है उसी को आप संभाल नहीं पाए, तो जिस तरह से लापरवाही, ट्रेन नहीं चल पा रही तो बुलेट ट्रेन कहां चलाएंगे? लापरवाही जिस तरह से दिख रही है, ये कैलसनेस है। जो कुछ हुआ था खतौली में, मुजफ्फरनगर में, कि मतलब पता ही नहीं है आपको कि उस ट्रैक पे काम चल रहा है और उस पे आपकी ट्रेन चल रही है। टाइटन करने की भी जरूरत है, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की मेंटेनेंस और तंत्र को टाइटन करने की जरूरत है। बिल्कुल। चलिए के शर्मा जी, निर्मला सीतारमण जी की बात करते हैं। उसको लेकर बहुत आलोचना होती रही है, अब वो रक्षा मंत्री के पद पर उनको बैठाया गया है, बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी चुनौती है। मैं समझता हूँ ब्रिजेश जी, आपने जिक्र किया शुरुआत में ही कि ये जो अब जो हमारे सामने कई चुनौतियां हैं। देखिए, जब हम 2014 में आए थे तभी से हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हमारे सामने रही हैं, क्योंकि हमें जिस तरह की व्यवस्थाएं मिली थी, जिस तरह के हालात हमें मिले थे, निश्चित तौर से वो 2014 से ही, पहले दिन से ही हमारे सामने चुनौतियां खड़ी हैं, और उन चुनौतियों का ही हम सामना कर रहे हैं, उन्हीं को हम जो है पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों की आकांक्षाओं में खरे उतरने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक रहा, आपने रक्षा मंत्रालय का बात किया, मैं निश्चित तौर से कहूंगा एक बहुत ही अच्छा निर्णय इस सरकार ने किया है। देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व महिला, जो नारी समाज है, आज उसमें से एक रक्षा मंत्री देश की बनी है। निश्चित तौर से मैं समझता हूँ बहुत बड़ा संदेश है एक, और वैसे भी ये तो भारत भूमि है जहाँ शक्ति के रूप में नारी को जो है शक्ति के रूप में देखा गया है, और शक्ति और सुरक्षा के रूप में ही देखा गया। तो आज एक अवसर मिला है, तो मैं समझता हूँ निर्मला जी में वो पूरी क्षमता है कि वो इस पद को जो है, उनको जो भी जिम्मेदारी दी गई, जो भी जिम्मेदारियां मिली रही हो, वहां पर भी उन्हें बखूबी निभाया था। एक पूरा मैसेज वो निश्चित तौर से मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छे ढंग से इस दायित्व का निर्वहन वो करेंगी, और एक देश की जो युवा बालिकाएं हैं, युवा लड़कियां हैं, उनको भी एक संदेश उनको मिलेगा। और निश्चित तौर से कि सेना में वो सेना प्रमुख के जो है वो मंत्री हैं, तो सेना के प्रति भी एक आकर्षण, और बहुत सारी चीजें आज लोगों ने विश्लेषण में कहा है। मैं समझता हूँ यह सरकार का बहुत ही अच्छा निर्णय है,
और इसका भरपूर जो है एक स्वागत चीज मुझे जो इस रिशफल में और इस एक्सपेंशन में नजर आती है वो ये कि यंग शोल्डर्स पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। इस पर हम बात करेंगे। और एक एलिवेशन जो दिया गया है वो धर्मेंद्र प्रधान जी को भी दिया गया है। उन्होंने भी एज ए पेट्रोलियम मिनिस्टर जबरदस्त काम किया है और उसी को देखते हुए उन्होंने एक वादा ये भी किया था कि वो 2 लाख जॉब्स क्रिएट करेंगे उड़ीसा में। शायद यही वजह है कि स्किल डेवलपमेंट जैसा जो एक बड़ा विभाग है वो भी अब उनको दे दिया गया है। मंत्री बनने के बाद उन्होंने क्या कहा, ये सुन लेते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं धर्मेंद्र प्रधान, जिनको आज कैबिनेट मंत्री के तौर पे शपथ दिलाई गई है, प्रमोशन हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान जी, देखा जाए तो काम के बल पर जिन लोगों ने काम किया पिछले दिनों में उनका प्रमोशन हुआ है, उन मंत्रियों में आप भी शुमार हैं। आपने पेट्रोलियम में काम किया और आज आपको प्रमोशन देके कैबिनेट मंत्री बनाया गया, क्या कहना चाहेंगे? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार प्रकट करता हूं। मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को उन्होंने 3 साल पहले मंत्रिमंडल में शामिल करके काम करने का मौका दिया। हमारी जो सूझबूझ थी, हमारी जो समझ थी, उस विषय में हमने मन लगा के काम किया। आज अनेकों अच्छे काम हम लोगों ने कर पाए हैं। ऐसे ही उन्होंने आज एक बड़ी जिम्मेवारी दिया है। मैं नम्रता के साथ कहना चाहूँगा, हम कोशिश करेंगे उस अपेक्षा को पूरा करने के लिए। दूसरा भी आपके सामने एक बड़ा चैलेंज के तौर पे आ रहा है, कौशल विकास। पूरे देश भर में युवाओं को रोजगार देना तब होगा जब उनके पास हुनर होगा। क्या प्राथमिकताएं होंगी आपको और इसे कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं आप? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जब पिछले 3.5 साल पहले एक नया मिनिस्ट्री बनाया स्किल डेवलपमेंट के नाम पे, वो मिनिस्ट्री आज स्टेप अप ले चुका है, उसका एक ढांचा बन चुका है, अनेक अच्छा इनिशिएटिव शुरू हो चुका है। अभी समय के हिसाब से उसको और गति देना ये जिम्मेवारी है, हमें आशा है उसको हम बढ़ेंगे उसमें आगे। तो अवधेश जी, आपको लगता है कि जो सवाल था कि यंग शोल्डर्स पे बड़ी जिम्मेदारी, प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया है युवाओं पर, आपको लगता है धर्मेंद्र प्रधान भी उनमें से एक है? धर्मेंद्र प्रधान उनमें से एक है ही है। और चूंकि स्वयं प्रधानमंत्री ही यंग जनरेशन में से, राजनीति में 60 और 65 जो है यंग ही माना जाता है। आम जीवन में भले वो उम्र हो जाता हो, लेकिन 48 साल के हैं धर्मेंद्र प्रधान। हाँ, लेकिन वो राजनीति में माना जाता है। और 50 के आसपास जो लोग हैं वो तो बिल्कुल युवा हुए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में चाहे अमित शाह हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, इन दोनों ने ये कोशिश की है कि भविष्य के लिए भी एक नेतृत्व हम साथ साथ तैयार करते चले। ये कोशिश उनकी है। जो 4 लाख कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी ने निकाले हैं चुनाव की दृष्टि से, उसमें भी बहुत सारे नए लोग हैं। तो मंत्रिमंडल में जो नए चेहरे होंगे, इनके परफॉर्मर के आधार पर भविष्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो इसमें से लीडरशिप भी डेवलप होगा। यह भी ध्यान है। नरेंद्र मोदी को यह भी पता है कि आज न कल हमको इसका त्याग करना है एक उम्र के बाद। तो त्याग करने के बाद अगर नए लोग बेहतर परफॉर्म करते रहेंगे, इसलिए नए लोगों पर जिम्मेदारी है। लेकिन नए लोगों पर बिल्कुल आप कहेंगे कि बिल्कुल गैर अनुभवी लोगों को कर दिया गया, ऐसा नहीं है। या तो राजनीति के क्षेत्र में जैसे अनंत हेगड़े हैं तो उनका प्रशासनिक अनुभव नहीं है, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में छात्रों के बीच काम करने के कारण एक लोकप्रियता कर्नाटक में उस व्यक्ति ने प्राप्त की है। तो इसलिए वो एक जिम्मेदारी आई है। और बाकी जो लोग, चलिए, आपने अनंत हेगड़े की बात छेड़ी है तो इसी से जुड़ा एक सवाल और भी कर देते हैं कि इलेक्शंस भी आने वाले हैं कर्नाटक में, और उत्तरी कन्नड़ से जहां से ये एमपी हैं वो एक गढ़ माना जाता है अगड़ी जातियों का। हमको ये भी पता है कि सिद्धारमैया जी के वजह से पिछड़ों में अच्छी खासी पैठ है कांग्रेस की। तो क्या इसे ये इस तरह से देखा जाए कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो अगड़ी जातियां हैं उनको प्रभावित करने की कोशिश की है, उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश की है? देखिए, एक पत्रकार होने के नाते हम लोग ये अर्थ निकाल सकते हैं, ये अर्थ निकालने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है कि प्रधानमंत्री ने इस पूरे मंत्रिमंडल को आपको इसको एकीकृत करके देखना पड़ेगा, यूनिफाइड वे में देखना पड़ेगा। तो मुझे ये लगता है कि प्रादेशिक चुनाव का इसमें बहुत ध्यान नहीं रखा गया है। इसको अगर गहराई से देखें तो ये कर्नाटक की दृष्टि से वहां भी एक नया लीडरशिप उभरे भविष्य की दृष्टि से, क्योंकि येदियुरप्पा की उम्र इतनी ज्यादा हो गई है तो वहां एक लीडर को उभारना जरूरी है। मंत्री बनने के बाद उसका होगा, उसकी जाति का भी लाभ मिल सकता है। लेकिन मुख्य बात यह है कि यहाँ दूसरी पीढ़ी का एक लीडर कर्नाटक से तैयार करना जो मेरी समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या अनिल आनंद जी, अमित शाह जी का स्टैंप दिखता है आपको जो रिशफल हुआ है, जैसा कि बात कर रहे हैं अवधेश जी कि एक नई पीढ़ी को भी तैयार करना है? 350 तो प्लस का लक्ष्य अमित शाह ने दिया है। तो हाँ, कुछ तो 2019 की अगर टीम है तो अमित शाह का कुछ प्रभाव तो दिखाई देगा ही देगा। अवधेश जी ने ठीक कहा, कुछ प्रभाव दिखाई देगा। अगर ये कहना होगा, अगर आप कहेंगे पूरी स्टैंप उनकी है तो गलत होगा, क्योंकि अंततोगत्वा नेता तो मोदी जी हैं।
उन्हीं के नेतृत्व में पहला चुनाव जीता गया, उन्हीं के नेतृत्व में दूसरा चुनाव भी लड़ा जाएगा। यूएसपी वही है पार्टी का। तो बिल्कुल अवधेश जी ने ठीक कहा, बहुत मेहनती हैं अमित शाह जी, बड़े स्ट्रेटेजिस्ट हैं कमाल के, और उन्होंने सारी एक्सरसाइज जिस तरह से मोदी जी और उन्होंने बैठ के बनाई, उसका इंप्लीमेंटेशन अमित शाह जी ने किया। चाहे इनके बायोडेटास देखे होंगे, चाहे जमीन पे कितना काम कर रहे हैं, कर पाए हैं, कैसे शख्सियतें क्या हैं, तो उन्होंने बहुत उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है। तो स्टैंप अमित शाह जी की नहीं कह सकते, कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली उनकी भी इसमें, स्टैंप तो मोदी जी की है। मोदी जी की स्टैंप है, वो तो इसमें साफ नजर अभी आता है। चलिए के शर्मा जी, बाकी जो कुछ नए मंत्री बने हैं, चाहे वो हरदीप सिंह पुरी जी की बात करें या आर के सिंह जी की बात करें या शिव प्रताप शुक्ला की बात करें, ये जो तमाम नाम सामने आए हैं, क्या ये माना जाए कि कुछ बैलेंस बिठाने की कोशिश हुई है? अगर हम शिव प्रताप शुक्ला की बात करें तो गोरखपुर से आते हैं और वो ब्राह्मण हैं। योगी जी हालांकि योगी हैं, इसलिए उनको जाति में नहीं बांधा जा सकता, लेकिन फिर भी वो राजपूत हैं और ये भी कहा जाता है कि वो कहीं ना कहीं विरोध में रहे हैं योगी जी के। तो क्या ये भी बैलेंसिंग फैक्टर के तौर पर इसको देखा जाए? ब्रिजेश जी, मैंने शुरू में ही कहा कि देखिए, जब ये फेरबदल होता है और इस तरह से बड़ी कवायद होती है, बहुत सारे आधार होते हैं, ये भी एक बहुत सारे आधार होते हैं, उसमें बहुत सारे पक्ष, जो अवधेश जी भी कह रहे थे, तो इसमें राजनीतिक रूप से भी उसको, सामाजिक रूप से भी विभिन्न ढंग से उसको देखा जाता है और तब जाकर एक सोच समझकर दूरदर्शितापूर्ण एक निर्णय लिया जाता है। मैं समझता हूँ, जहां तक आपने शिव प्रताप शुक्ला जी की बात की, देखिए वो उत्तर प्रदेश में 3-4 बार वो वहां मंत्री रह चुके हैं, प्रशासनिक अनुभव है उनको। आप अश्वनी जी की यदि बात करें तो वो भी वहां स्वास्थ्य मंत्री कई टर्म रह चुके हैं, उनके पास भी एक अच्छा प्रशासनिक अनुभव है। तो और आप बीरेन्द्र जी की बात करें, आपने उसके पहले शेखावत जी की बात की, तो ये सब जो लोग जो हैं ये काफी अनुभवी लोग हैं, काफी, यानी एक तरह से कई बार इन्होंने अपने जो है योग्यता को प्रदर्शित किया है। तो मैं समझता हूं कि उस सब सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए इस तरह के निर्णय लिए गए हैं और ये एक बहुत ही अच्छा निर्णय है। और जो 4P की बात बार बार की जा रही है मीडिया में कि 4P को आधार बनाया गया है, उस पर ये सभी लोग खरे उतरते हैं। देखिए, ये कि वो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, लेकिन मैं आपको ये कहूं कि वास्तव में योग्यता भी जो है वो भी बहुत महत्व रखता है, अनुभव भी बहुत महत्व रखता है, और उनके समीकरण जो होते हैं और जो वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं, यह सब भी बहुत महत्व रखता है। तो ये राजनीति में ये सब चीजें सारी जो है ये सामान्य रूप से देखी जाती हैं और उस सब को ध्यान में रखते हुए, और इस सरकार ने मेन तो मुख्य लक्ष्य तो ये है कि किस ढंग से विकास को गति दी जाए और जो जिस गति से विकास हो रहा है उसको और जो गति देना, और 2022 तक जो है एक न्यू इंडिया का जो कंसेप्ट जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उस पर हम किस तरह से खरे उतरे, हम जनता को किस तरह से उसमें लाभान्वित कर सकें, यही मुख्य लक्ष्य है। बिल्कुल, बड़ी चुनौती भी होगी क्योंकि अगर अगले चुनाव की बात करें तो समय बहुत कम है। और एक मंत्री को और प्रमोशन मिला है, संतोष गंगवार, जो कि MOS फाइनेंस से, अब उनको स्वतंत्र प्रभार दिया गया है श्रम मंत्रालय में। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। नए श्रम मंत्री संतोष गंगवार। संतोष जी, आपको पदोन्नति हुई है, लेबर रिफॉर्म्स को लेकर कई तरह के सवाल उठते रहते हैं, आपके संघ परिवार के लोग भी इस पर सवाल उठाते रहते हैं, कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए होगी श्रम मंत्रालय संभालना? नहीं, वास्तव में हमारे देश की आवश्यकता के हिसाब से श्रम कानूनों में संशोधन की आवश्यकता है। सबको साथ लेकर इस पर विचार करेंगे और कहीं कोई किसी मजदूर संगठन से कॉन्फ्लिक्ट होने का मतलब नहीं है। सबको विश्वास में लेकर और मजदूर के हित में काम करेंगे तो मुझे लगता है कि अच्छा रास्ता भी निकलेगा, सही सलूशन मिलेगा। ये आरोप भी लगता है, विपक्षी दल लगा रहे हैं कि पीएफ का रेट भी कम कर दिया गया है और EPF का भी रेट कम कर दिया गया है। सरकार जो मजदूर हैं जो कम पैसे पर काम कर रहे हैं उनके लिए राहत नहीं बल्कि आफत की सरकार है। मैं ये तो कल ऑफिस में बैठकर ही बात कर पाएंगे, इसकी पूरी जानकारी लेने के बाद ही इस विषय पर अभी कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। संतोष जी, आपके मंत्रिमंडल में निर्मला सीतारमण भी थी, अब उनको डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया है। पहली बार इंदिरा गांधी के बाद कोई महिला रक्षा मंत्री बनी है, किस रूप में देख रहे हैं इस रक्षा मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण? ये अच्छा कदम है और हमारी सरकार महिला पुरुष में भेद नहीं करती है और हम ऐसा मानते हैं कि हम हिंदू संस्कृति के मानने वाले हैं। हमारे शक्ति के जितने भी देवता रहे हैं सब महिलाएं रही हैं, हम इस बात को जानते हैं। अवधेश जी, बीजेपी पर जो एक आरोप और भी लगता रहा या आलोचना की जाती है विपक्ष की तरफ से
वो ये कि इनके हर डिसीजन में आरएसएस का प्रभाव होता है। इस बार जो रीशफल हुआ है, एक्सपेंशन हुआ है, उसमें आप किसी तरह का प्रभाव देखते हैं? एक बात और भी है, जो 4 ब्यूरोक्रेट्स को लिया गया है वो संघ से कभी जुड़े हुए नहीं रहे हैं, तो क्या इससे ये देखा जाए कि प्रधानमंत्री मोदी स्वतंत्र होकर निर्णय लेते हैं? देखिए, संघ का प्रभाव होना मतलब स्वतंत्रता का दमन नहीं है भाई। नरेंद्र मोदी स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे हैं, प्रचारक से वो मुख्यमंत्री बने हैं, तो जो स्वयं संघ का व्यक्ति है तो संघ के प्रभाव से वो कैसे अछूता रहेगा? तो जाहिर है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से विचार विमर्श हुआ होगा, और मुझे नहीं लगता है कि संघ को पुराने ब्यूरोक्रेट से कोई समस्या रही होगी। लेकिन संघ का प्रभाव इसमें न देखा जाए ऐसा मैं नहीं मानता हूं। आप अगर ठीक से देखेंगे, जितने मतलब मंत्री बने हैं खासकर राजनीतिक क्षेत्र से, उनमें ज्यादातर का संघ से, चाहे अश्विनी चौबे हो, श्री प्रताप शुक्ला हो, सबके सब संघ के कार्यकर्ता रहे हैं और वहां से आए हैं। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आप अलग अलग करके देख ही नहीं सकते हैं। मैं तो कई बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अन्य राजनीतिक दलों के समान एक राजनीतिक दल नहीं है, वो तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक घटक है। जैसे उसके अन्य भी घटक है, वैसे राजनीति में एक घटक है। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रभाव से आप अछूता नहीं मान सकते हैं। लेकिन इस बात से ये तो भी तो प्रभावित होता है कि जो चाहे संघ पर जितना आरोप लगाइए, लेकिन केजे अल्फोंस को भी प्रधानमंत्री के रूप में अगर संघ के लोगों ने स्वीकार किया है, तो एक महत्वपूर्ण बात है कि अल्पसंख्यकों के विरोध की बात उसमें होती है। क्या केरल में पैठ बनाने के तौर पर भी देखा जा सकता है? वो तो एक कारण होगा, क्योंकि केरल में ईसाइयों की करीब 18-20% आबादी है। केजे अल्फोंस जिस आते हैं तो 18-20% आबादी है, और वहां वो एमएलए रह चुके हैं। तो केरल में जो स्थिति है उसमें एक व्यक्ति को मंत्री बना देंगे, और मंत्री जब राज्य का दौरा करता है तो उसकी फिर प्रशासनिक ताकत बढ़ती है। कुछ बोलता है तो उसकी आवाज की ताकत होती है। जनता भी ज्यादा सुनती है। जनता भी सुनती नहीं है, वहां के प्रशासन को भी सुनना पड़ता है कि मंत्री बोल रहा है। तो इसलिए वहां से एक मंत्री बनाया जाना, जिस हालात में भाजपा, संघ और वामपंथियों के बीच वहां की लड़ाई चल रही हो, दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति में विचारों का संघर्ष होना चाहिए, खूनी और शारीरिक संघर्ष नहीं होना चाहिए। उसमें केजे अल्फोंस को बना करके एक अच्छा संदेश प्रधानमंत्री ने दिया है। अब इसके परिणाम क्या आएंगे ये देखना होगा। जी, अब कुशल प्रशासक के तौर पर तो उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है, इसमें कोई तो है नहीं। लेकिन एक्टिविस्ट प्रशासक के तौर पे, एक सक्रियतावादी प्रशासक के तौर पे, डीडीए में वो वीसी थे, तो उन्होंने डेमोलिशन ड्राइव जो चलाया था वो सभी जानते हैं दिल्ली में। लेकिन अनिल आनंद जी, एक बहुत जनरल सा सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं, चाहे वो रीशफल हो, चाहे कैबिनेट एक्सपेंशन हो, ये आपको लगता है कि बड़ी मैनेजरियल एक्सरसाइज है? बाहर बैठे हुए लोगों को लगता है कि बड़ा आसानी से नाम चुन लिए गए होंगे। तमाम नाम प्रधानमंत्री के सामने है, बीजेपी अध्यक्ष के सामने है, उनमें से उन्होंने नाम निकाल लिए। लेकिन आप लोग अनुभवी पत्रकार हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप बताएं कि इस एक्सरसाइज के पीछे कितनी मेहनत होती है, क्या फैक्टर्स होते हैं, किस तरह से बैलेंस बैठाने की कोशिश होती है, क्या क्या क्राइटेरियाज होते होंगे? बिल्कुल, बहुत बड़ी कवायद होती है ये कह देना कि रिशफल हो गई, लिस्ट बन गई, डिक्लेयर कर दी, पीएम ने मोहर लगा दी या पार्टी प्रधान ने मोहर लगा दी, इसके पीछे बहुत बहुत मेहनत होती है, पूरी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। भारत जैसे देश में एक तो आपको कैपेबिलिटी देखनी है, वो एक मुझे लगता है कंपैरेटिवली वो छोटा काम है, आपको बायोडाटा मिलेगा, आप कहीं से पता करेंगे। यहाँ आपको बहुत सारे समीकरण बिठाने पड़ते हैं, जिस तरह का हमारा डाइवर्स समाज है, तरह तरह के रंग हैं, तरह तरह के कास्ट और रिलीजियस ग्रुप्स हैं, तो कोई पार्टी माने या ना माने, लेकिन ये चीजें उनके जहन में रहती हैं जब वो कैबिनेट रिशफल करने की बात हो या कैबिनेट बनाने की बात हो। तो रिप्रेजेंटेशन देना, रीजन्स को, खितों को रिप्रेजेंटेशन देना, किसी धार्मिक ग्रुप को देना, किसी कास्ट ग्रुप को देना, ये कवायद बहुत इंट्रिकेट है। खासकर मैं भारत के संदर्भ में बोल रहा हूँ, कहीं और हो जहां यूनिटरी सिस्टम, पाकिस्तान में कोई, हालांकि डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है, कोई कैबिनेट बनानी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, 4 प्रोविंस है, एक ही धर्म है, चलो कर दिया, जो भी हो गया हो गया। हमारे यहाँ बहुत कवायद है ये, और मुझे लगता है कि लोग राजनेताओं को गाली तो देते हैं, लेकिन अप्रिशिएट भी करना चाहिए। जिन हालात में वो फंक्शन करते हैं, कोताहियां, कमियां होती हैं, वो हर जगह होती हैं, और वो समय के साथ, इसीलिए ये स्कोप भी है लोकतंत्र में कि आपको सुधारने का हमेशा मौका रहता है। बिल्कुल होता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। और आज रीशफल और एक्सपेंशन का काम पूरा हो गया है। अब नए मंत्रियों के सामने बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री फिलहाल चीन में है ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए। इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।